हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सिद्धि आईएएस पीसीएस पे। हमने जैसा कि आंसर की दिया था बीपीएससी 67th प्री का री एग्ज़ाम का, और हमने सजेस्ट किया कि जिस भी स्टूडेंट का 95 से ऊपर आ रहा है वो गारंटेडली प्रिपेयर करना शुरू करें मेंस के लिए। उसी सीरीज में मैंने साथ में यह भी बोला था कि मेंस प्रिपरेशन के लिए हम लोग नया सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो उसी का ये पहला पार्ट है। उस पहले पार्ट में हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 60वीं से 62वीं से लेके 66 तक, तो इसको हम लोग एक बार एनालाइज करेंगे। उसके बेसिस पे हमारा जो आगे का प्रिपरेशन होने वाला है उसके लिए वो आधार उसके लिए देगा। तो हम लोग का आज का यही स्टार्टिंग है, इसी एनालिसिस पे ही हम लोग फोकस कर रहे हैं आज के वीडियो में। तो आइए हम लोग देखते हैं। एनालिसिस में पहला पार्ट है हमारा। हाँ, प्रीवियस जो आंसर की कल दिया गया था उसमें कुछ चेंजेज हैं। जैसे जो क्वेश्चन था कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर, इसका आंसर प्रोटीन होगा, बी। आंसर की में इसका क्षार जो बेस है, बेसिक नेचर है, लेकिन प्रोटीन इज मोर अप्रोप्रिएट, उसके हिसाब से आंसर बी होना चाहिए। फिर एक क्वेश्चन था कि व्हाइट मेटल, श्वेत धातु किसको बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन है। प्लैटिनम को बोलते हैं, सिल्वर मेटल बोलते हैं, लेकिन पूरा एग्जैक्ट जो अगर व्हाइट मेटल बोला जाए तो वो एक एलॉय होता है, एक मिश्रण होता है, मिक्स करके बनाते हैं। तो इसमें ई भी हो सकता है, संभावना है, बट स्टिल प्लैटिनम ही मानना एग्जाम में सही रहता। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस स्टेट ने शुरू किया है, तो उत्तराखंड इसका आंसर हम लोगों ने बताया था। तो उत्तराखंड ने जो स्टार्ट किया है वो किया है प्री प्राइमरी लेवल के लिए, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है। लेकिन पूरे तौर पे इसको एक्सेप्ट करने वाला जो स्टेट है वो कर्नाटका है, जो कि बाकी 4 ऑप्शन में था नहीं, तो ई हो सकता है। बट स्टिल यहाँ पे सजेशन मेरा यही रहेगा कि उत्तराखंड ही जाना बेहतर रहता। अगला एक ट्रिकी क्वेश्चन था कि 15th प्रेसिडेंट इलेक्शन, इसमें अपोनेंट के तौर पे यूपीए की साइड से किनको खड़ा किया गया था। तो आंसर की में मैक्सिमम आंसर की में इसका यशवंत सिन्हा जी को दिखाया जा रहा है, लेकिन ये 16th का है, 15th का नहीं है, तो यहाँ पे ई इसका आंसर होगा। फिर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी इन बिहार, ये मनोज वाजपेयी गलती से उसमें लग गया था आंसर की में, तो ये मनोज तिवारी जी हैं। पहले मुगल जिन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट में स्ट्रगल शुरू किया वो औरंगजेब होंगे, सी ऑप्शन। और एरिया ऑफ बिहार ये 94,316 चला गया था, सी नंबर गलती से, तो ये 94,163 स्क्वायर किलोमीटर सही जवाब ये है। तो इसको अगर आप चाहें तो अपडेट कर ले सकते हैं। और आपका 95, 97, अगर आपका 100 कहीं से भी क्रॉस हो रहा है, देन यू मस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस राइट नाउ। इससे क्या होगा कि आप बाकी जो लेट स्टार्ट करेंगे रिजल्ट का वेट करने वालों के मुकाबले आप आगे चले जाएंगे, तो अभी आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो ये आपका जो आंसर की वाली बात थी वो था। अब हम लोग आते हैं मेन जो हमारा टॉपिक ऑफ द डे है, एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये जो एनालिसिस है आपका GS 1 एंड 2 60वीं से 62वीं से 66 तक का, तो इसमें पहले हम लोग GS 1 का सेक्शन देखेंगे। इसका एनालिसिस बहुत ही ईजी है, आपको खुद भी देखेंगे बहुत इजीली पता चलेगा, इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं। जैसे पटना आर्ट है, मौर्य आर्ट है और पटना कलम चित्रकला है, इन तीनों में से एक क्वेश्चन हर बार आता है। तो आप सिर्फ ये देख लें कि लास्ट ईयर क्या पूछा गया है, उसके अपोजिट जो बाकी 2 बच जाता है वो आप कंप्लीट कर लें। जैसे लास्ट ईयर अगर पटना कलम चित्रकला पूछा गया है तो आपको पाला और मौर्य आर्ट अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए। हाँ, यहाँ पे आप एडवांटेज जो लेने वाली बात है कि बाकियों से कैसे एडवांटेज लेंगे, तो इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर मैप के थ्रू, मैप यूज करेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे, तो ये सारी चीजें हैं जहां की आप दूसरों से एज ले सकते हैं। दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं। एक तो गांधी जी की जो एक्टिविटीज हैं, पूरा चंपारण से लेके क्विट इंडिया मूवमेंट तक, भारत छोड़ो आंदोलन तक, बीच का सारा आपको कवर करना हो चाहिए, सब कुछ आपको आना चाहिए। चंपारण से लेके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सारी चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। गांधी जी हमारे लिए कहीं पे भी कुछ में भी आप यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी कोट कर सकते हैं।
और उनके विचार जैसे कास्ट पे पूछा जा चुका है, रिलीजन पूछा जा चुका है, सत्याग्रह पूछा जा चुका है, उनका सोशल एंड कल्चरल थॉट ये पूछा जा चुका है। इकोनॉमी वाला जो व्यू है वो अभी तक नहीं पूछा गया है कि वो विलेज इकोनॉमी को सपोर्ट करते थे। तो फिर ग्राम स्वराज, ये वाला जो स्वराज वाला जो कंसेप्ट है, फिर आपका पंचायत वाला जो कंसेप्ट है वो गांधी जी की ही देन है, उनका बेसिक थिंकिंग के हिसाब से वो निकल के आ रहा है। कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना, तो ये अभी तक नहीं पूछा गया। तो इन सारे मुद्दों पे आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। तो 3% से क्वेश्चन ऑब्वियस है कि पूछ ही लेता है, चाहे तो गांधी जी से पूछे या फिर नेहरू जी से पूछे या टैगोर जी से पूछे। तो गांधी जी के ये सारे चीज को अगर आप कवर कर लेंगे तो सिर्फ व्यू के अलावा बाकी एरिया भी आपका कवर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका नेहरू जी का व्यू, कम्युनलिज्म पे, सोशलिज्म पे, फॉरेन पॉलिसी, इनका ये 3 पूछे जा चुके हैं। बच रहा है इनका कि लैंग्वेज के रिगार्डिंग ये क्या सॉल्यूशन लेके आए थे। ट्राइबल इशू था, उसके रिगार्डिंग में ट्राइबल पंचशील बोला जाता है, कंसेप्ट है, उसको आप लोग देखेंगे कि उसके बारे में क्या उनका कहना है। फिर टैगोर जी का व्यू नेशनलिज्म पे क्या है, एजुकेशन के रिगार्डिंग उनका क्या व्यू था, कॉलोनियलिज्म के बारे में उनका क्या मानना था। फिर गांधी जी और टैगोर जी के विचार में डिफरेंस, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी तक पूछा नहीं गया है, संभावित है पूछा जा सकता है। अगर आप इसको प्रिपेयर करके रखेंगे तो ऐसे भी कहीं पे आपको काम आएगा। तो ये चौथा मैंने अपने साइड से ऐड किया, अभी तक पूछा नहीं गया है। ये एरिया है जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इन 3, जो पहला 3 था आर्ट वाला, उससे एक आ जाएगा। अगर ये प्रिपेयर कर लेंगे तो इससे आपको दूसरा क्वेश्चन आप इजिली इससे पकड़ सकते हैं। तीसरा सेक्शन है आपका संथाल रिवोल्ट, बिरसा रिवोल्ट, ट्राइबल रिवोल्ट, बाकी जो ट्राइबल मूवमेंट हुए हैं इंडिया में वो सारे, और 1857 का रिवोल्ट। इन 4 में से कोई ना कोई एक आपको मिल जाएगा, इससे एक आध क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन ये 3, उस सेक्शन से आपको 3 ही लिखना होता है, तो सिर्फ इतना करके जाएंगे आपका 3 क्वेश्चन पकड़ में आ जाता है। लेकिन अगर आपको दूसरे के मुकाबले थोड़ा बेहतर अगर आपको खुद को वहां पे दिखाना है तो थोड़ा सा रिस्की टॉपिक आपको उठाना पड़ेगा। इसके लिए अगर आप अभी प्रिपेयर कर लेते हैं तो बाकी से आप आगे निकल जाएंगे, क्योंकि उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले काफी कम लोग रहेंगे। जैसे जयप्रकाश नारायण, जो बिहार से रिलेटेड पर्सनैलिटीज हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर करके अगर जाते हैं हम लोग तो वहां पे एज ले सकते हैं। जैसे अभी नया पैटर्न आ गया है कि एक ही क्वेश्चन में ए और बी करके दे दिया जा रहा है, तो उस वाले को अगर अटेम्प्ट करते हैं, उसके बारे में अगर आपको नॉलेज है तो वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे आपको जो पर्सनैलिटीज हैं, ये पर्सनैलिटीज में बिहार से रिलेटेड वाले जयप्रकाश नारायण जी, राम मनोहर लोहिया जी, स्वामी सहजानंद सरस्वती, राजेंद्र प्रसाद, इनको आप जरूर से जरूर कंप्लीट करके जाएं। ये अक्सर इनका कुछ ना कुछ पूछा जाता है। फिर वेस्टर्न एजुकेशन डेवलपमेंट इन बिहार, ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेशनलिज्म इन 19th सेंचुरी कैसे बढ़ा था, वर्किंग क्लास एंड नेशनल मूवमेंट, ये 64th बीपीएससी में पूछा गया। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, उसको आपको बहुत सारे टॉपिक आपको गूगल करने होंगे, तो वो गूगल करके आप उसको कंप्लीट करें, अपना खुद का नोट्स बनाएं। डायरेक्ट उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ना लिखें, आप उसको कंप्लीट टॉपिक को कोशिश करें कि आप गूगल करके उसका हर एस्पेक्ट कवर करने की कोशिश करें। तो इससे रिलेटेड क्या है, आपको सोर्स में मैंने यही बोला कि आपको जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो गूगल कर लेना चाहिए, उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, जो अच्छा है उसको आपको लिखना चाहिए, खुद के नोट्स में बना के रखना चाहिए। और स्पेक्ट्रम जो है मॉडर्न इंडिया के लिए, वो आपको कंप्लीट रखना चाहिए। 2 से 3 बार 4 बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो अच्छा आपको मदद मिलेगा। जो वही 2 से 3 सेक्शन वाला जो क्वेश्चन आ जाता है, सेक्शन में भी ABC करके, उसको आपको पकड़ने में मदद मिलेगी इससे। अब आते हैं हम लोग, अगला जो सेक्शन है GS 1 में ही, ये सेक्शन मेनली डोमिनेट करता है आपका, इस तरीके के क्वेश्चन है जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड वो दिखते हैं, लेकिन इसका भी एक स्पेसिफिक पैटर्न है। जैसे हम लोग 66 का देखें तो एक क्वेश्चन पूछा गया, स्टार डस्ट बायोफ्यूल, जो स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सवाल था कि स्टार डस्ट नया लॉन्च व्हीकल के तौर पे लॉन्च किया गया, जिसमें कि बायोफ्यूल यूज करने की बात की गई है रॉकेट लॉन्च करने के लिए। फिर 12वां ब्रिक्स समिट, उसका क्या आउटकम रहा, क्या चीजें रही। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इसके क्या कंपोनेंट थे, क्या चीजें थी इसमें।
हरित भारत संकल्प ऐप, ये किस पर्पस के लिए लॉन्च किया गया, क्या क्या चीजें हैं इसमें। इंडिया ईयू बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, BTIA, इस पे क्वेश्चन पूछा गया। फिर 65th में हम लोग देखते हैं, तो 65th में कोविड-19 का जो सिचुएशन था वो करंट अफेयर में चल रहा था। फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया। बुश फायर इन ऑस्ट्रेलिया एंड अमेजन बेसिन। फिर मिशन शक्ति, ये स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित है। ये आपका क्वेश्चन 65th BPSC में पूछा गया। अगला आते हैं हम लोग 64th BPSC पे। तो जो 64th BPSC है, इसमें रिपोर्ट पूछा गया UNDP के द्वारा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट। उसमें क्या कंपोनेंट हैं, कैसे मेजर किया जाता है, वो सारी चीजें पूछी गई। फिर इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन चाबहार पोर्ट के अराउंड घूमता हुआ, जो कि ईरान में है, कैसे चाबहार पोर्ट एक्सेस देगा हमारा अफगानिस्तान में, उसके रिगार्डिंग था। फिर UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क SDSN, उसका क्या रोल है। फिर चौथा आपका इंडिया नेपाल भूटान रिलेशनशिप, पांचवा इंडिया UAE। 63rd में पूछा गया आपका बिम्स्टेक, रोहिंग्या क्राइसिस, 2+2 डायलॉग इंडिया USA का, NRC डिस्प्यूट एंड इंटरनेशनल टेररिज्म। वहीं 60वीं से 62वीं में देखें तो डोकलाम स्टैंड ऑफ, डीमोनेटाइजेशन, नॉर्थ कोरिया USA, GST, ह्यूमन राइट्स एंड UN, इस पे क्वेश्चन पूछा गया। इससे हम लोग देखने को क्या मिलता है कि 2 क्वेश्चन इन जनरल IR से पूछ रहा है। इसमें 2 जोन है, एक तो कि वो इंडिया को कंसर्न करता है, इंडिया उसमें शामिल हो या कुछ, या फिर उसका ग्लोबल इंपैक्ट पड़ने वाला है। ये 2 डोमेन आपको ध्यान में रखना है। इससे रिलेटेड कुछ भी चीज अगर हो रहा है तो वो आपका क्वेश्चन में आ सकता है। जैसे कि अभी SCO समिट हुआ था, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, समरकंद में, जहां की मोदी जी गए थे, शामिल हुए थे। फिर आपका G20 समिट, बिम्स्टेक, सार्क, जहां जहां पे इंडिया मेंबर है या फिर वहां पे शामिल होता है, उनको आपको करना चाहिए। बिम्स्टेक हो गया, सार्क हो गया, क्वाड में आपका इंडिया है, जापान है, USA है और ऑस्ट्रेलिया है। फिर न्यू क्वाड बोला गया I2U2 को, इसमें आपका इंडिया है, इजराइल है, US एंड UAE है। इसको वेस्टर्न क्वाड का भी नाम दिया गया है। फिर श्रीलंका में जो अभी करंट में क्राइसिस आया था वो, रसिया यूक्रेन क्राइसिस, ताइवान का इशू जो मुद्दा गर्म था, IPEF है आपका, ये है आपका इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसको कि एज ए काउंटर टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना है, वो देखा जा रहा है। ये आपका, ये मैंने इंडिकेटिव एक लिस्ट दिया है जो कि मेरे हिसाब से प्रोबेबल है करंट सिचुएशन के हिसाब से। अभी हो सकता है कुछ और घटनाएं घटे जिसकी बेसिस पे वो क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिख रहे हैं। हम इन सारे टॉपिक्स को धीरे धीरे चाहेंगे, कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, ताकि ये कंप्लीट कवरेज हम लोग को मिले। अभी सिर्फ टॉपिक लिस्टिंग हम लोग ध्यान दे रहे हैं और एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि किस डायरेक्शन में आपको क्वेश्चन सोचना है। एक तो आपका IR वाला क्वेश्चन, फिर दूसरा एक हम लोग को वहां पे दिख जाता है कि क्वेश्चन दिखता है UN रिलेटेड क्वेश्चंस। तो UN रिलेटेड क्वेश्चन में अभी UNSC रिफॉर्म, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें रिफॉर्म की बात की जा रही है, उसमें इंडिया पुश कर रहा है G4 अपना ग्रुपिंग बना करके। तो इस मुद्दे को आपको पूरे तरीके से जानना चाहिए। अब UN बॉडीज से बाकी और कौन कौन से रिपोर्ट्स आते हैं वो आप देखेंगे, उस रिपोर्ट का मेन कंपोनेंट क्या क्या है, उसके बेसिस पे इंडिया में उसका क्या ग्रोथ है, ये सारी चीज आपको गूगल करके इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर UN पीस कीपिंग फोर्स, इसका क्या रोल है। अभी करंट में जो क्राइसिस चल रहा है जैसे रसिया यूक्रेन का, तो इसमें UN जो है अच्छे से सिचुएशन को टैकल कर पाया है कि नहीं कर पाया है, इनका क्या रोल रहा है, तो ये चीजें आपको प्रिपेयर करना होगा। फिर एक जोन होता है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन। तो जो भी रिसेंट टाइम में कुछ बड़ी घटनाएं हुई हैं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी को प्रभावित करती हुई, वो आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। जैसे नॉर्ड स्ट्रीम जो आपका रसिया से जर्मनी तक पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन लिंक है, वहां पे लीक हुआ है। तो वो लीक जो है समुद्र के पानी को काफी ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है, उसका एनवायरनमेंट पे गंदा इंपैक्ट पड़ने वाला है। फिर आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, हर जगह पे फ्लड आया था।
फिर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ये ग्लोबली इसमें देखने को मिल रहा है कि बढ़ रहा है, ये घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। अफ्रीका में फमाइन का सिचुएशन, हीट वेव का सिचुएशन यूएसए और यूरोप में देखने को मिल रहा था। तो ये चीजें लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो इससे आपका ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है। फिर नेक्स्ट जो पोर्शन होता है, ये स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो रिसेंट में हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मिशन शक्ति पूछा गया, फिर स्टार डस्ट पूछा गया, तो इसी लाइन पे आपको क्वेश्चन थोड़ा देखना पड़ेगा। जैसे इंडिया लॉन्च करने वाला गगनयान अपना, फिर नासा का डार्ट मिशन हुआ था। डार्ट आपका डबल एस्ट्रॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट है। कोई एस्ट्रॉइड अगर अर्थ की तरफ आ रहा है, पृथ्वी की तरफ आ रहा है, तो उसका डायरेक्शन कैसे डिफ्लेक्ट कर दिया जाए, उसको कैसे उसकी दिशा बदल दी जाए ताकि हमारी अर्थ जो है सेफ रहे। और अगला जो इसमें पॉइंट है वो करंट डेवलपमेंट इन दी कंट्री, जो भी बड़े बड़े मुद्दे हैं वो आपका इस सेक्शन में आएगा। जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये बड़ा टॉपिक है, करना चाहिए आपको। फिर हर घर तिरंगा, इसमें कैसे कैसे चीज़ें की गई, क्या क्या चीज़ें हुई। फिर 5G रोल आउट आज ही हुआ है मोदी जी के द्वारा। तो ये कुछ कुछ मुद्दे हैं, इससे रिलेटेड और भी कुछ कुछ मुद्दे जब हम लोग पूरा करंट अफेयर देखेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा। आगे आते हैं हम लोग, अगला सेक्शन है आपका GS2 का। तो GS2 का सेक्शन 1 में जो है पॉलिटी वाला पार्ट आता है। तो इसमें एक सेक्शन होता है जिसमें कि आपको पॉलिटी के स्टैटिक पोर्शन से सवाल पूछा जाता है। उसमें भी फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का, फंडामेंटल राइट्स से रहेगा डीपीएसपी, जो डायरेक्टरी प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसीज हैं, नीति निर्देशक तत्व। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, फेडरल सिस्टम, प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये सारे स्टैटिक पोर्शन हैं जो आप सीधा डायरेक्टली उठा के लक्ष्मीकांत से कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ स्टैटिक पे रुकना नहीं है, उससे रिलेटेड जो करंट अब में कुछ कुछ घटनाएं हुई हैं, न्यूज हुआ है, या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट का केस है, कोई नया मामला है, तो उसको भी साथ में उसी नोट्स में आपको अपडेट कर देना है। तो इसको कैसे करेंगे आप, लक्ष्मीकांत से कंप्लीट करके उसका रिलेटेड कोई भी रिसेंट केसेस, सुप्रीम कोर्ट में केसेस, क्या जजमेंट आया है, कोई कमिटी बैठी है, कुछ हुआ है नहीं हुआ है, तो इसको आप साथ में कंप्लीट करेंगे। अगला जो सेक्शन है वो आपका जनरली गवर्नेंस वाला टॉपिक है, उससे दे रहा है। जैसे ई गवर्नेंस, प्रेशर ग्रुप, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स, अनइक्वल डेवलपमेंट अमॉन्ग स्टेट्स। ये सेक्शन आपका मेनली गवर्नेंस वाले सेक्शन को कंप्लीट करता है। तो इसी से मिलते जुलते बाकी जो टॉपिक्स हैं उसको भी कर सकते हैं हम लोग। फिर एक पार्ट रहता है आपका कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। हिंदुत्व पॉलिटिक्स पे सवाल पूछा गया है। स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और की वजह से स्टेट के बीच में, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और स्टेट्स के बीच में थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी होता है, तो वो उसके पीछे का रीजन क्या है, उसको कैसे दूर कर सकते हैं, ये बात थी। तो इसका जो सोर्स मैंने देखा है कि वो आपका लक्ष्मीकांत का बुक रहेगा, उसको आप अपडेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिसेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजमेंट्स। फिर गवर्नेंस सिलेक्टेड टॉपिक आप उसको देखेंगे, जैसे अभी जो ई गवर्नेंस, प्रेशर ग्रुप, ये हो गया। इसी लाइन पे आप एनजीओ देखेंगे, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, सिटीजन चार्टर देखेंगे, सोशल ऑडिट देखेंगे। तो ये सारे फेवरेट टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। और लास्ट एक साल का पॉलिटी का करंट अफेयर इसको कंप्लीट करेंगे। ये लास्ट एक साल आपका जब एग्जाम प्रोबेबल है वहां से पीछे का एक साल, जैसे दिसंबर में प्रोबेबल है तो आपको दिसंबर 2021 से कर लेना चाहिए। ऐसे करना तो आपको जून जुलाई से ही करना चाहिए, लेकिन अभी टाइम हमारे पास कम बचेगा, तो इससे बेहतर है कि हम लोग दिसंबर से इसको कंप्लीट कर लें। अब आगे आते हैं हम लोग अगला सेक्शन, इकोनॉमी वाले सेक्शन पे। तो ये इकोनॉमी वाला सेक्शन आपका 66 बीपीएससी में सवाल पूछा गया कि बिहार का ग्रोथ नेशनल ग्रोथ से ज्यादा रहा, ये इकोनॉमिक सर्वे का जो आंकड़ा था उसके हिसाब से, तो उसके पीछे का क्या क्या फैक्टर है, क्या क्या चीजें हैं, वो क्वेश्चन के तौर पे पूछा गया। फिर अगला क्या है, बिहार में सामाजिक विषमता के कारण, डिस्पैरिटी इन बिहार, ये सवाल पूछा गया। फिर नेक्स्ट आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड से जुड़ा हुआ सवाल। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे मीजर करते हैं, इस चीज पे बात किया गया। 65th में देखें तो एग्रीकल्चर का विकास 1991 से आज तक कैसे हुआ है, ये सवाल पूछा गया। फिर प्लानिंग प्रोसेस,
जो आपका प्लानिंग कमीशन बना 1950 के टाइम से अभी तक का जो है टोटल प्लानिंग प्रोसेस वो आपको पता होना चाहिए, किस 5 ईयर प्लान में क्या ग्रोथ था, कैसा था, तो वो आप जानकारी रखें। फिर एमएसएमईस, ये आपका इंडस्ट्री वाइज, सेक्टर वाइज। फिर बिहार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या क्या बाधाएं हैं, कंस्ट्रेंट हैं, ये पूछा गया 65th में। 64th में क्वेश्चन पूछा गया आपका फूड सिक्योरिटी को लेकर के, WTO का क्या रोल है इंडिया में प्लानिंग। फिर पॉपुलेशन हमारा बहुत ज़्यादा है, उसके साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना वो कैसे संभव है, ये इससे कंट्रोवर्शियल एक क्वेश्चन पूछा गया। थोड़ा सा ये कंट्राडिक्टरी था कि हम पॉपुलेशन को जब तक कंट्रोल नहीं करते हैं तब तक हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ये इसका स्टेटमेंट था। उसके और भी आगे कुछ पार्ट थे क्वेश्चन में। 63rd बीपीएससी में देखें तो एग्रीकल्चर में क्या क्या इश्यूज हैं वो पूछा गया। पॉवर्टी एस्टिमेशन एलिविएशन उसको कैसे करेंगे वो चीज़ पूछा गया। अब इंडस्ट्रीज जो हैं वो कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं वहीं पे ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। फिर मिनरल्स जो हैं इंडिया में उसके रिगार्डिंग कहाँ कहाँ पे है, उसके रिगार्डिंग हमारा मिनरल पॉलिसी क्या है, ये पूछा गया। 60 से 62nd में यहाँ देखा गया कि लेबर फोर्स, उसकी एम्प्लॉयबिलिटी एंड सेक्टर वाइज एम्प्लॉयमेंट डाटा, इसी से मिलता जुलता आपका सवाल पूछा गया कि लेबर फोर्स का एम्प्लॉयबिलिटी कितना है, सेक्टर वाइज में मतलब प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग हैं, सेकेंडरी में कितने हैं, टर्सरी में कितने हैं, और कैसे वो स्विच हुआ है। फिर नेक्स्ट सवाल कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी हमारे पास काफ़ी कम है, इससे जुड़ा सवाल था। तीसरा आपका सवाल है संविधान में 73वां और 74वां जो संशोधन किया गया, जिसकी मदद से आपका पंचायत और नगर निगम, नगर परिषद, ये नगर पंचायत बने, तो ये कैसे डिसेंट्रलाइजेशन में सहयोग किया, इसका क्या फ़ायदा मिला है, इसका कोई रोल है कि नहीं है, ये सवाल पूछा गया। चौथा है आपका सब्सिडी के मुद्दे को पूछा गया कि सब्सिडी किस तरीके का हो, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, क्या क्या चीज़ें हों। अब देखिए इस वाले सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको जो बेसिक इकोनॉमिक टॉपिक्स है उसको आपको ब्रशअप करना पड़ेगा एक बार। जैसे पॉवर्टी हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास, फिर आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको जो है आप जो इसका बेसिक डेफिनीशन, कितना टाइप होता है, कैसे इसको मेजर करते हैं, क्या क्या इसके अंदर फैक्टर्स होते हैं, फिर इससे रिलेटेड आपका जो सर्वे होता है, इकोनॉमिक सर्वे है, उसका नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे उसका क्या आंकड़ा है, वो सारे आंकड़ों को आप लोग निकाल के एक जगह पे जमा करेंगे, एक जगह पे नोट्स बनाएंगे, तो ये आपका बहुत ही अच्छा सोर्स बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एक तो ये काम आपको करना है। अगला काम आपको करना है कि जो इकोनॉमी है हमारी, उसका सेक्टर वाइज हम लोग आंकड़ा देखेंगे। एग्रीकल्चर में कैसे ग्रोथ हो रहा है, इंडस्ट्री में कैसे, सर्विसेज, इसका आप आंकड़ा निकाल लेंगे आपका दोनों इकोनॉमिक सर्वे से, भारत लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे, बिहार लेवल पे भी। उसके साथ में हम लोग को देखना है कि उसमें चैलेंजेस क्या क्या है उस सेक्टर में। तो चैलेंज अगर हम लोग एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन भी आपको खोजना है। ये सारा चीज आप गूगल करके देख सकते हैं, आराम से मिलता है। नेक्स्ट आपका प्लानिंग हिस्ट्री, वही जो बेसिक इकोनॉमिक्स का जो स्टैटिक पोर्शन है, प्लानिंग उसके अंदर आ जाता है। फिर आपका WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, मेन इसमें WTO से रिलेटेड कुछ अगर करंट आया है, WTO में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो आपको कर लेना चाहिए। फिर कुछ क्वेश्चन आपका पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक डिविडेंड, इसी और इनका रिलेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, ये कुछ कुछ जो ह्यूमन ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं ये भी पूछे जाते हैं, तो ये आपको कंप्लीट करना है। आगे आते हैं, आपका सेक्शन 3 साइंस एंड टेक का सेक्शन है। तो साइंस एंड टेक के सेक्शन में जो 66वें में पूछा गया कि मेक इन इंडिया का काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट रहा कोविड के दौरान, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा। फिर अगला इसी में स्पेस टेक्नोलॉजी से संबंधित सवाल पूछा गया। डिफेंस सेक्टर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल पूछा गया। बिहार में फ्लड और ड्राउट का सिचुएशन दोनों बनता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर सकता है बिहार में, वो पूछा गया। ये क्वेश्चन आपको 65वीं में भी पूछा गया था। 65th में मेक इन इंडिया में कैसे साइंस एंड टेक रोल प्ले कर रहा है, ये चीज़ पूछा गया था। फिर एक और सवाल पूछा गया कि हमारा पॉपुलेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, रिसोर्स कम होते जा रहे हैं, हेल्थ क्राइसिस बढ़ती जा रही है, इसको टैकल करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले कर सकता है।
फिर अगला सवाल था कि कोविड की वजह से बहुत सारी नौकरियां चली गई, तो इसमें उसको वापस से लाने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या योगदान हो सकता है। तो डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड हम लोग देखते हैं कि 66वीं 65वीं और 64th में भी बिल्कुल डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। जैसे 64th में कि वाटर मैनेजमेंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, उसको आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे बेहतर कर सकते हैं। एनर्जी सेक्टर में नया इनोवेटिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आप क्या कर सकते हैं, स्मार्ट सिटी का साइंस एंड टेक। फिर गार्बेज कलेक्शन को आप बेहतर करने के लिए, गार्बेज मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए वहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आप यूज कैसे कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल एप्लीकेशन बेस्ड था। जबकि इसके पहले जो 63वीं और 60वीं से 62वीं है, इसमें कुछ कुछ स्पेसिफिक सेक्शन होता था जो कि क्वेश्चन में लगभग आता था। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी हो गया आपका, स्पेस लॉन्चिंग, स्पेस सैटेलाइट लॉन्चिंग, ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इन इंडिया, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, इसरो का क्या अचीवमेंट है। तो ये सारे जनरल टॉपिक्स होते थे। ये आपको अभी भी करना चाहिए। जैसे एनर्जी सेक्टर है, डिफरेंट एनर्जी सेक्टर, अभी रिन्यूअल का कभी भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। भारत में आंकड़ा रिन्यूअल हो गया, न्यूक्लियर हो गया, और नए नए टेक्नोलॉजी जैसे हाइड्रोजन एनर्जी है, तो ये सारे को आपको कंप्लीट रखना चाहिए। इसके अलावा अपना जो इसरो का स्पेस टेक्नोलॉजी का उसका अचीवमेंट, ये सारे चीज को हम लोग कंप्लीट रखेंगे। फिर जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको कैसे देखेंगे, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम लोग ये देखें कि जो नई नई टेक्नोलॉजी है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या नया है, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री 4.0, 3D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, 5G टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी, साइबर टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी भी होता है, मेटावर्स, इस तरीके का जो भी नया नया टेक्नोलॉजी है, इसका बेसिक डेफिनीशन आपके पास हो, कैसे ये अप्लाई होता है, कैसे काम होता है, वो चीज आप जाने, उसका फंक्शनिंग को, और इसका एप्लीकेशन आप जाने कि कहां कहां किस किस सेक्टर में यूज हो सकता है। अब जब आपको इतनी जानकारी यहां पे रहेगी इन सारी बेसिक टेक्नोलॉजी के बारे में, फिर आप थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे। यहाँ पे इस तरीके से सोचना है कि जो भी आपके एरिया में, स्टेट या कंट्री में और फिर ग्लोबल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम लोग, जो टेक्नोलॉजी मैंने ऊपर लिस्ट किया है, उसके अलावा भी और भी कई सारी टेक्नोलॉजीज हैं, तो उसकी मदद से उस टेक्नोलॉजी को यूज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व या मैनेज करने में कैसे यूज किया जा सकता है। जैसे आपका फ्लड है, तो फ्लड में आप बायोटेक्नोलॉजी यूज करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी यूज करके आप फ्लड रेसिस्टेंट क्रॉप्स वो देखेंगे। फिर आपका नैनो टेक्नोलॉजी यूज करके इस तरीके का फाइबर रखेंगे जिसमें कि आपका जो मिट्टी ज्यादा कट जाती है फ्लड से वो ना हो, उसका अगर कवरेज हम उस तरीके का क्लोथिंग से कर दें। तो स्पेस टेक्नोलॉजी, आपका जो सैटेलाइट है वहां से वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगा, फ्लड अगर बढ़ता है तो उसका अर्ली वार्निंग सिस्टम सेटअप करने में। फिर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डाटा एनालिटिक्स यूज कर सकते हैं कि पास्ट में इस एरिया में कैसे फ्लड आया है, उसका हम लोग देख सकते हैं कि किस लेवल तक जनरली वाटर लेवल जाता है, वहां से आप चीज सीख सकते हैं। फिर आपका ड्रोन से अगर मान लीजिए फ्लड आ गया है तो वहां रिलीफ पहुंचाने में मदद यूज कर सकते हैं ड्रोन को। अगर कुछ सप्लाई वहां पे हम लोग को देना है, खाने पीने की चीजें, तो ड्रोन यूज किया जा सकता है आपका। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो इसी टाइप से आपको देखना होगा कि ये सारी टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं। फिर मान लीजिए एक और टॉपिक इसमें लिस्टिंग छूट गया, रोबोटिक्स है। जैसे मान लीजिए कि जनरली फ्लड या इस तरीके का कोई भी सिचुएशन, नेचुरल डिजास्टर आता है, तो वहां पे आर्मी को भेजा जाता है। तो वहां पे अगर रोबोट्स की मदद से लोगों को बचाया जाए, रोबोट्स का यूज किया जाए, तो उसमें अगर मान लीजिए कुछ हो भी जाता है तो रोबोट जो है, रोबोट का लॉस हम लोग सह सकते हैं। ह्यूमन लाइफ का लॉस हमारे लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है, तो वहां रोबोट का यूज करना ज्यादा बेहतर है। तो वो चीज हम लोग देख सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको इसको देखना है, इसको सॉल्व करना है। आगे आते हैं हम लोग कि ये तो हमारा हो गया स्टडी टोटल। अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो आप कैसे शुरुआत करें। आप लोग कल से ही शुरुआत करें और हर सेक्शन से एक एक क्वेश्चन उठाना है। मतलब ऐसा नहीं कि हर सेक्शन से एक एक क्वेश्चन डेली उठाना है, मतलब डेली का आपको 3-3-6 सवाल, तो 6 सवाल आपको डेली अटेम्प्ट करना चाहिए। और ये पिछले 5 साल के क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करने चाहिए।
तो डेली का 5 क्वेश्चन आप, डेली का 6 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें। ये आपको कमिंग 10 से 15 दिन के अंदर में कंप्लीट हो जाना चाहिए, उतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए। तो इसको आपको जितना उसमें पढ़ना है, पढ़ने के बाद अटेम्प्ट करें। फोकस ये रहेगा कि उसके बारे में जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें आपको आपके नोट्स फॉर्मेट में आपके पास बन के आ जाए। उसके बाद पहले आप नोट्स फॉर्मेट में आप उसको बना लें, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन लेके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन के रिगार्डिंग जितना इंफॉर्मेशन आपको चाहिए सिर्फ आपने उतना कलेक्ट किया। उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज आपको मिल रहा है वो सारा कुछ आप कलेक्ट कर लें। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज होगा कि आप आंसर प्रैक्टिस करेंगे और उस आंसर में वही चीजें डालेंगे जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। दूसरा काम आपको करना है कि करेंट अफेयर लास्ट 1 ईयर का वो मेंस पर्सपेक्टिव से आपको देखना है। तो मेंस इसके रिगार्डिंग आपका विजन का मंथली जो आपका आता है वो आप कर सकते हैं, या फिर अभी मेंस 365 आया था उसको आप लोग कर सकते हैं विजन का। फिर जो कुछ जो बेसिक टर्म है वो जो मैंने अभी आगे स्लाइड्स में मेंशन किया है उसको आप गूगल करें, उसका अपना खुद का नोट बनाएं और उसको करेंट डाटा के साथ में अपडेट करें। फिर जो लिखना आंसर है उस आंसर लिखने में आपको क्रिएटिविटी दिखाना पड़ेगा, तभी मार्क्स आएगा। जैसे जहां पे भी मैप डाल सकता है डालें, डायग्राम्स जहां पे यूज हो सकता है डालें, फ्लो चार्ट, बार चार्ट, लाइन ग्राफ, आप जहां पे जो भी यूज हो सकता है, पाई चार्ट, आप उसको दिखाने की कोशिश करें। एग्जामिनर जितना इजिली उसको आपके आंसर में दिख जाएगा जो भी चीज है, एग्जामिनर जितना जल्दी उसको देख पाएगा उतना ही बेहतर आपको मार्क्स अवार्ड करेगा वो। तो ये सारी चीजें हैं। अभी कल जो है थोड़ा सा जल्दी है, बट स्टिल हम लोग को कल जो है 4 क्वेश्चन करना है। बीपीएससी 66 का आपका जीएस 1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन और जीएस 2 का भी पहला और दूसरा क्वेश्चन 66 से ही हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो दोनों जीएस पेपर से 2-2 क्वेश्चन आप लोग को अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने के बाद फिर आपको पोस्ट करना है। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक हमारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ग्रुप ज्वाइन करें, आप अपना आंसर लिखें, लिखने के बाद वहां पे पोस्ट करें। फिर इसका एक्चुअल जो फॉर्मेट होना चाहिए ये हम लोग कोशिश करेंगे कि कमिंग सेशन में उसको डिस्कस कर लें कि इसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए था, क्या क्या चीजें इस आंसर में होनी चाहिए। तो इससे होगा क्या कि आपको एक बेसिक लिखने का तरीका पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें एक आंसर में हमको डालना है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो आज का सेशन हमारा इतना ही है। कल से आप लोग आंसर राइटिंग इसको शुरू करें और आंसर राइटिंग ही बेस्ट तरीका है आपका प्रिपेयर करने का। तो इससे बिल्कुल भी पीछे ना हटें। ये ना सोचे कि मेरा तो टॉपिक ही पढ़ा नहीं है, एक बार पढ़ लेते हैं फिर आंसर राइटिंग करेंगे। तो ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। आप लोग उस टॉपिक को कंप्लीट करें, उसके बाद फिर आप उसका क्वेश्चन आंसर करें। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है और समय काफी कम मिला है, तो आपको अभी से ही प्रयास करना जरूरी है। प्रीलिम्स के मार्क्स को लेकर ज्यादा टेंशन में मत रहिए। 95, 98 अगर 100 से प्लस हैं तब तो बिल्कुल निश्चिंत होकर चलिए, कोई टेंशन नहीं है, आपका रिजल्ट आना है। तो आज के वीडियो में हमारे पास इतना ही है। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट। जो भी पार्टिसिपेंट हैं उनको प्रीलिम्स में आप लोग पास होंगे और मेंस के लिए अभी से लगे रहें। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द